फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम देख लेते हैं। इसका आंसर है थर्ड सही। गर्म राख, ये है 1957 में उपेंद्र नाथ तस्क की। इसके बाद है भूले बिसरे चित्र, 1959 में भगवती चरण वर्मा की। टेराकोटा 1971 में लक्ष्मीकांत वर्मा की। मानस का हंस 1972 में अमृतलाल नागर की। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम है। इसमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका आंसर है सही, फोर्थ नंबर। स्मृतिकर्ण, हम हसमत, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। इनका प्रकाशन वर्ष और इनके कृतिकार ये हैं। स्मृतिकर्ण का सेठ गोविंददास, हम हसमत का 1977 में कृष्णा शोभती, लीक अलीक 1980 में भारत भूषण अग्रवाल, वन तुलसी की गंध 1984 में फणीश्वरनाथ रेणु। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्यशोधक समाज, इनके प्रवर्तकों के साथ मिलाना है। इसमें महात्मा फूले, एनी बेसेंट, मागो रानाडे, राजा राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती को मिला देते हैं। उनका सन भी देख लेते हैं। ब्रह्म समाज राजा राममोहन रॉय के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज 1867 में महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी नवंबर 1875 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई थी। सत्यशोधक समाज 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा की स्थापना की गई थी। और आर्य समाज अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो इसका आंसर है 2, गिरधर बाबू। गिरधर राठी, आंसर है गिरधर राठी समकालीन प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। बाहर, भीतर, दाई, अक्षर, दिल्ली नामा आदि इनकी रचनाएं हैं। कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी नवगीत विधा से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, माई न होती, बाप न होता, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंद न होता, सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होते, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर है नामदेव के द्वारा रचित पंक्ति है। ये इनकी पंक्ति। और कबीर की पंक्ति, नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हारी, विरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसी लहू विचारी। ये कबीरदास जी की पंक्ति है। और ये रैदास की है, मलुकदास की, इन्हें देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करती है कहना प्यारो पीको। उपयुक्त पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव के व्यक्ति मानी है? तो इसका आंसर है असूया भाव की। असूया भाव के बारे में पढ़ लेते हैं। जीवन चाहे को नीको, ये इस पंक्ति में रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव के व्यक्ति की है। असूया भाव यह एक संचारी भाव है, दूसरों में दोष निकालना या दूसरों के सुख को ना सहन कर पाना, इसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह असूया भाव है। क्वेश्चन नंबर 7, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? तो क्वेश्चन इसका आंसर 3 ठीक है। रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। इसमें सुख रहे चिबिर रिसाल को नन्ही झुटकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित
रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग की है। इन पंक्तियों में परशुराम के आश्रम एवं उसके आसपास के विहंगम दृश्यों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या। रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के प्रथम उत्थान में भारतेंदु हरिश्चंद्र को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना और आगे कहते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में कहते हैं कि हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है और तब वह स्वाभाविक है कि वे आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। तीसरा बच्चन सिंह के द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कहते हैं कि विलक्षण बात तब होती जब यह प्रवर्तन नाटकों से ना होता। क्वेश्चन नंबर 9। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तेहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी था काल था। वे पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है धूमिल की नक्सलवाड़ी कविता से। उसके आगे ये और भी कविताओं की पंक्तियाँ दी गई। सच कहूँगा झूठ नहीं बोलूँगा, नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के। प्रेत का बयान कविता से ली गई, नागार्जुन की है। इतने में हमी में से एक अजीब का रहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। भूल गलती कविता से मुक्तिबोध की है। कहने का ही लोकतंत्र है, क्यों ना कह दिया जाए, पैसे बिना अब ना रहा जाए। 21वीं सदी का आम आदमी, लीलाधर जुगड़ी कविता है। क्वेश्चन नंबर 10। मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेव वर्मा को उपयुक्त गीत किस काव्य संग्रह से संबंधित है? ये सांध्य गीत से संबंधित है और इसमें और भी काव्य संग्रह से संबंधित गीत कविता इसमें निहार में विसर्जन, रश्मि में जीवन दीप, नीरजा में आज क्यों तेरी वीणा मौन, संध्या गीत में मैं नीर भरी दुख की बदली। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों के साथ सम्मिलित कीजिए। दंडी, भामा, वामन, क्षेमेंद्र। तो दंडी क्या है? शरीर ताव दृष्टार्थ व्यच्छिन्न पदावली। भामा की शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्य पद्य च द्विधा। वामन की काव्य शोभाया कर्तरो धर्मा गुणः। क्षेमेंद्र की अनौचित्य द्रते न्यायात रसभंगस्य कारणम। इनकी पंक्तियाँ देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर सही है सेकंड, इलेक्ट्रा ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि पिता पर अपना अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा या लड़की का पिता के प्रति कामात्मक रुख। इंडिपस ग्रंथि, इसमें पुत्र का अपनी माता के प्रति आकर्षण या कामात्मक रुख होता है। पर पीड़न रति ग्रंथि, यह एक प्रकार की काम विकृति है जिसमें व्यक्ति दूसरों को सताने, दुर्व्यवहार या गलत आचरण करने में आनंद की अनुभूति करता है। आत्मपीड़न रति ग्रंथि, किसी के प्रति प्रेम या रति होने पर स्वयं को प्रेम में पीड़ित करना। क्वेश्चन नंबर 13। तोरी मनिनी ते हिया पोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भई मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे में प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। दूसरा है स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। तीसरा, रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। चौथा है रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। पांचवा है रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। तो इसका आंसर है ए, बी और डी। यह पंक्ति रसखान की प्रेम वाटिका में संकलित है। रामचंद्र शुक्ल के उपयुक्त दोहे का उल्लेख करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास में कहते हैं, जिस स्त्री पर ये रसखान आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका रसखान का अनादर किया करती थी। उसी से क्यों ना मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियाँ मरती हैं। इस बात पर वे वृंदावन चले गए। क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी के निम्नलिखित लोक मंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से मिलाइए। साग, विदेशिया, माछ, ख्याल। साग हरियाणा का डांस है, विदेशिया बिहार का, माछ मध्य प्रदेश और ख्याल राजस्थान का।
लोकमंचीय रूप रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही? महाराज जसवंत सिंह के बारे में कहा है ये कथन। दूसरा मतीराम के बारे में कहा है इनका सच्चा कवि हृदय था। तीसरा देव के बारे में कहा ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। पद्माकर के बारे में ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो नंदास, हरिदास, ध्रुवदास ये तो है, नाभादास नहीं है, ये राम भक्ति में है। तो कृष्ण भक्ति के देख लेते हैं। नंदास, हरिदास, ध्रुवदास, गदाधर भट्ट, श्री भट्ट, व्यास जी सभी कृष्ण भक्ति शाखा कवि हैं। कि नाभादास, अग्रदास, प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम राम भक्ति के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत का उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और कथन देख लेते हैं। इस अपभ्रंश साहित्य को मध्य देश में उसी प्रकार भाषा काव्य समझा जाता रहा है जिस प्रकार परिवर्तित ब्रज भाषा या अवधि की कविता को। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्राय 6ठी सदी ईस्वी के आसपास मिलता है। ये नामवर सिंह का कथन है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। तो प्राकृत प्रकाश किसकी है? वरुचि की रचना है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। कुमारपाल चरित्र हेमचंद की रचना है। देख लेना, इसका पहला आंसर सही है। यही सच है कि कहानीकार कौन है? तो यही सच है कहानीकार है मन्नू भंडारी को। इसका आंसर 3 सही है। 1966 में मन्नू भंडारी इसकी कहानीकार है। बादलों के घेरे 1980 में कृष्णा सोबती। जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 में उषा प्रेमवदा। कितनी कैदे 1975 में मृदुला गर्ग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिता के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये हमारे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, पढ़ लेते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित है। पेरिप्सुस लॉन्जानस की रचना है। द सीक्रेट वुड टी.एस. इलियट की रचना है। पोएटिक्स अरस्तु। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की रचना है। ऑड टू ड्यूटी विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस वाक्य रचना से है? तो ये हमारे किससे? उन्मुक्त रचना से है। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, जो सबका है वही हमारा भी है मंगल। उन्मुक्त में सियाराम शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। रणभूमि में वह देखता है सत्य को, रोता हुआ वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में। कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये जयद्रथ वध में मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। इन प्यासी तलवारों से, इन पैनी धारों से, निर्याता की मारों से, उन हिंसक हुंकारों से, अशोक की चिंता जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 22, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? इसका पहला, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल के भाव सप्रयुक्त हो, ये है। भाषा में मिथक बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये नहीं है। भाषा में कृत्रिमता और आडम्बवाद की कवियों की देन है, सही है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, ये भी सही है। इसका वो हो जाएगा गलत है, जो भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए उन्होंने बोला था नहीं होना चाहिए। कथन वर्ड्सवर्थ का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थियांतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? तो इसका आंसर है चैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई कहानियाँ, उनमें उन्होंने ये विचार कहा है। उसमें ये सवाल का देख लेते, किस प्रसंग या घटना का कार्य कारण संबंध वर्णन ही कहानी है जिसे भावोद्रेक हो सके। यशपाल की कहानी, यशपाल का कथन है। और कहानी के मूल भावों का संब हृदय से होना चाहिए, मस्तिष्क की कूट बुद्धि से नहीं। लाचन जोशी का कथन है।
अपनी ही बात या अनुभव को अभिव्यक्ति देने के प्रभावशाली कोण की तलाश में ही मैंने कहानियाँ लिखी, राजेंद्र यादव का कथन है। क्वेश्चन नंबर 24, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर 4 सही है। कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। तो कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। कुमार संभव सार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अनुवादित रचना है। कविता कलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविताओं का संकलन एवं संपादित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 25, अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण का आप क्या बताना है? साधारणीकरण की अवस्था, इसका आंसर 3 ठीक है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। पहला, मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। दूसरा, साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। तीसरा, व्यंजन के संचरण भाव व्यापार से संचारियों का साधारणीकरण होता है। पटनायक के अनुसार विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। इसकी 3 प्रक्रियाएं हैं, अभिधा, भावक तत्व और भोजक तत्व। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाश काल के अनुसार सम्मिलित कीजिए। मोहन राकेश की डायरी, ये 1985 में मोहन राकेश की डायरी लिखी गई। डायरी के कुछ पन्ने 1940 में घनश्याम दास बिड़ला। मेरी कॉलेज डायरी 1958 में धीरेन्द्र वर्मा। एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 में सीताराम सेकरिया और मलेज की डायरी 2000 में नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, जनमना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारत, मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। ऐसा घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? तो इसका आंसर है नागार्जुन के बारे में। आंसर 4 सही है। और भी कथन देख लेते हैं। बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में निम्नलिखित कवियों के बारे में निम्न कथन कहे हैं। नागार्जुन के बारे में, जनमना कवि डैश बहरा भी झांक लेते हैं। मुक्तिबोध के बारे में, मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी। केदारनाथ अग्रवाल के बारे में, यदि कोई जनवादी कहे तो उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा, जीव है जो तो कुछ भी कहा जा सकता है। त्रिलोचन के बारे में, उसमें किसान जीवन की रीति नीति, आस्था विश्वास, आशा निराशा, गरीबी मुक्ति, कामना आदि के अनगिनत चित्र उकेरे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंधित है? यह संवाद आकाशदीप कहानी से संबंधित जयशंकर प्रसाद की है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा का कथन है। आकाशदीप कहानी में जयशंकर द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। लड़की कभी विधा भी होती तो मालूम पड़ता। जानकी, दुलाई वाली कहानी में बंग महिला की कहानी है। पैसा क्या हुआ धरती पर पाँव नहीं पड़ते। मखनी फुआ, लाल पान की बेगम में फणीश्वरनाथ रेणु कहानी है। सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाई चलती है, हम रुकते भी हैं तो भी हमें अपने रेले में घसीटे ले जाती है। लतिका परिंदे कहानी में निर्मल वर्मा की कहानी है। लतिका का कथन है परिंदे कहानी से। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? तो इसमें मॉरिशस का नहीं है, ये है 4th महात्म सिंह। बाकी जो है वो मॉरिशस के हैं। और भी देख लेते हैं। प्रवासी लेखक में सूरीनाम के हैं। महात्म सिंह जो है प्रवासी लेखक है, वो सूरीनाम के हैं। बाकी महेश राम जियावान, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, हरि नारायण सीता, ठाकुर दत्त पांडे, हेमराज सुंदर, परमेश्वर बिहारी, यह सभी प्रवासी लेखक मॉरिशस के हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा रचना अग्रदास की नहीं है? तो ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी, ये तो अग्रदास की हैं। बाकी रूप मंजरी नहीं, ये नंददास की रचना है। रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, यह सभी रचनाएं नंददास की हैं। ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ और राम ध्यान मंजरी रचनाएं अग्रदास की हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? इसका आंसर है भट्टलोलट। भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते समय भट्टलोलट ने
तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ है जिस प्रकार लोक के भाव हैं उसको ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत करना और सहृदय पर आरोपित करना है। क्वेश्चन नंबर 32। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्हें भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। और भी कथन देख लेते हैं। हमारे विचार से कवि तुलसी की महत्ता का सबसे बड़ा आधार उनमें काव्य तत्व की व्यापकता एवं गंभीरता दोनों का उचित समन्वय होना है। गणपति चंद्र गुप्त का कथन है। तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे देखते हैं 33 क्वेश्चन नंबर। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। ये कहा गया है कछुआ धर्मचंद शर्मा गुलेरी के निबंध में। और आगे एक और इसमें कोटेशन है, वो पढ़ लेते हैं। दादा तुमने उसके विश्व को आत्मसात किया जिसके चरणों से पतित पावनी गंगा निकली है। प्रिय नीलकंठी कुबेरनाथ राय का निबंध है। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? तो शिवदान सिंह चौहान मार्क्सवादी लेखक हैं, आलोचक हैं। शिवदान सिंह चौहान मार्क्सवादी हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी आधुनिकता बोध नए समीक्षक या आलोचक। इनके सिद्धांत या संबंधित सिद्धांत हैं। वाद है। परशुराम चतुर्वेदी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचक हैं। नंदुलारे वाजपेयी छायावादी स्वच्छंदवादी आलोचक हैं। क्वेश्चन नंबर 35। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। युक्त कथन निम्न में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? ये आषाढ़ का एक दिन से संबंधित है। और कोटेशंस पढ़ लेते हैं। हिंदी रंगमंच व्यक्त करना होगा। ये आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। सब आदमी ही करते हैं मुर्दों का कारोबार, और वह जो मर गया है सो वह भी आदमी है। आगरा बाजार नाटक से हबीब तनवीर का कोटेशन है। लेकिन अपनी शिक्षा दी कहाँ? आपको गुरु दक्षिणा देने भी क्या अपराध हो गया? एक और द्रोणाचार्य में शंकर शेष का नाटक है। इस मौलिक कृति की ओर लोग उतने आकृष्ट न हुए जितने उस अनुवाद के प्रति। चंद्रगुप्त नाटक से जयशंकर प्रसाद का कथन है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तौलिया, तंबाकू, बाल्टी आदि किसके पुर्तगाली भाषा के शब्द है, जबकि तुर्की भाषा के शब्द में कैंची, चाकू, चम्मच आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती है? इसका हो जाएगा ए और सी। भोला राम का जीव और जामुन का पेड़, ये दोनों कहानियाँ व्यंग्यपूर्ण रचनाएं हैं। भोला राम का जीव भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग्य करती है। हरिशंकर परसाई जी की कहानी है। सिक्का बदल गया भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर रचित है। कृष्णा शोभती की जामुन का पेड़ भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग्य है। कृष्णचंद्र की कहानी है। पिता परंपरागत और आधुनिक के बीच के द्वंद्व का चित्रण है। ज्ञानरंजन की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? तो इसकी हो जाएगी मंडियाली नहीं है, क्योंकि मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी राजस्थान की बोलियां हैं। और भी देख लेते हैं। मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, डुंडानी, शेखावाटी, खैराड़ी, हड़ौती, तोरावाटी राजस्थानी बोलियां हैं। मंडियाली, कहलूरी, भरारी, क्योथली, सिरमौरी हिमाचल प्रदेश की बोलियां हैं। आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को आत्मा माना है? तो आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को आत्मा माना है। काव्य की आत्मा। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। योगेंद्र प्रताप सिंह ने भारतीय काव्य शास्त्र में कहा है कि यदि काव्य की आत्मा ध्वनि है तो ध्वनि की आत्मा रस है। क्वेश्चन नंबर 40। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? ये विदुर का संवाद है। और एक और संवाद जो है, जीवन हूँ मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ, शाप यह तुम्हारा स्वीकार है। कृष्ण का कथन है।
क्वेश्चन नंबर 41, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1861 को मान लिया गया। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। और अभी देख लेते हैं, बंग देश के नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वहीं आगे देखते हैं, ये हज़ारी द्विवेदी कथन, इस नई जागृति को देखकर भारतेंदु बहुत प्रभावित हुए और हिंदी में नवयुग का आरंभ नहीं हुआ है ऐसा अनुभव करने लगे। हज़ारी द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? इसका है कला के लिए, ये सही नहीं है। बाकी राजनीतिक प्रतिबद्धता, ये सही है। जीवन के लिए कला, सही है। ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांतों के निकट, ये सही है। तो इसको पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या के साथ। नुक्कड़ नाटक किसी घटना या समस्या के प्रति जागरूक एवं चेतना प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्थलों, नुक्कड़, चौराहे इत्यादि स्थानों पर खेला जाता है। इसमें राजनीतिक प्रतिबद्धता होती है। इस कला का उपयोग जीवन को उपयोगी एवं सार्थक बनाने के लिए किया जाता है। ब्रेख्त के महाकाव्यात्मक रंगमंच एपिक थिएटर की नींव रखी। इसका सिद्धांत दर्शकों की तर्क क्षमता को उत्तेजित करता है। नुक्कड़ नाटक में भी ऐसा ही होता है। अतः नुक्कड़ नाटक ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट है। नाटक एक कला है। नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन जीवन उपयोगी होता है। इस कला का प्रदर्शन मात्र कला के लिए नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 43, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो ए है इसका, सी और डी सही है। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। बी, हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के, ये गलत है, जबकि सी पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 43, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो ए, सी और डी ये सही है। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ये सब सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में रहीम के बारे में निम्नलिखित बातें लिखी हैं। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क न था। इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुंचता और ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे। ए, सी और डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 44, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? तो इसका आंसर है निम्बार्क संप्रदाय। इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में उल्लेख किया है कि बादशाह इनके गाने पर जितना ही खुश हुआ उतना ही वे बेअदबी पर नाराज। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। तब जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह ना गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। क्वेश्चन नंबर 45, उन रचनाकारों को उनकी रचनाओं से मिलाना है। उनकी रचनाकारों से मिलाना है। तो काव्य प्रकाश, रसराज, रसविलास और रस सारांश। काव्य प्रकाश किसी रचना? चिंतामणि की। रसराज मोतीराम की। रसविलास देव की। रस सारांश भिखारी दास की रचना है। ये देख लेते हैं। और काव्य प्रकाश काव्य विवेक चिंतामणि, रसराज ललित लला मोतीराम, रसविलास जाति विलास देव की रचना है, रस सारांश संत प्रकाश भिखारी दास की है, अंग दर्पण और रस प्रबोध रजनीन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 46, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी बत्तियां। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की? तो यह अमीर खुसरो की पंक्ति है। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैन बनाए बतियाँ। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। सूनी सेज पिया साइल रे पिया बिनु घर मोय आनी, बिनती करहु सुसहेलिन रे मोहि देही अगिहर साजी। विद्यापति की पंक्तियाँ हैं। कड़वा बोल न बोलिस नारी तुमो मेल हसी चित विसारी। नरपति नाले की पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 47, दोनों का हठ था दुर्निर्वार दोनों ही थे विश्वासहीन,
कामयानी की पंक्ति से क्या आशय है? तो इसमें है देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक पूछता देह दीन, दूसरा अपूर्ण अहंता, मैं अपने को समझ रहा था प्रवीण। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। ये पंक्ति कामिनी के इड़ा सर्ग से है। एक तरफ असुर दानव लोग अपनी तुच्छ शरीर के सुख में लीन थे, दूसरी तरफ सुर देवता अहंकार के कारण अपने को पूर्ण समझते थे। इस तरफ दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे। क्वेश्चन नंबर 48, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। इसका खुसरो की पहेली है, इसमें कुआ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, आचार्य भरत के काव्य दोषों की संख्या कितनी है? तो 10 है। आचार्य भरत ने 10 मानी है काव्य दोष, दंडी ने भी 10 माने, वामन ने 20 माने, विश्वनाथ ने 70 माने, मम्मट ने 76 माने और बाहमा ने 3 काव्य दोषों की संख्या मानी है। क्वेश्चन नंबर 50, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है? तो सूरदास, फिर जायसी, फिर तुलसी, फिर रहीम, ये लिखा हुआ इनका रचनाकाल। क्वेश्चन नंबर 51, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से? तो ये चंद्रगुप्त रचना नाटक से ली गई हैं। और भी देख लेते हैं इनकी पंक्तियां। कितनी मादकता थी लेने लगी झपकी मैं, सुख रजनी की विश्राम कथा सुनती जिसमें थी आशा। प्रलय की छाया से है। वह विज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशा है कभी न नीचे मुड़ने की। कामयानी की पंक्तियां हैं। संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल नहीं जाना, वह उच्च श्रृंखलता थी अपनी कहकर मन मत पहलाना। स्कंदगुप्त रचना से है, नाटक से। 52 क्वेश्चन नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय के साथ सुमिलित कीजिए। तो इसका सुमिलित ये इसके आंसर देख लेते हैं। रामदास का पौधा जो औपनिवेशिक काल का है, इसमें औपनिवेशिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण किया गया। आंसर 4 सही है इसका। पुनर्वा जो 4वीं शताब्दी में वर्ण व्यवस्था एवं नारी चित्रण है। बाणभट्ट की आत्मकथा 6वीं शताब्दी का है। हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति है। चारों चंद्रलेख 12वीं 13वीं शताब्दी का है। सातवाहन के समय की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 53, जैसा पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो इसका आंसर है प्रकरण 4 में। प्रकरण और प्रकरणों की देख लेते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का विभाव माना जा सकता है। तो प्रकरण 1 में है ये। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। प्रकरण 2 में है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। प्रकरण 3 में है। निम्नलिखित में कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? तो इसमें रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन BC। रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर छायावाद अर्थात प्रगतिशील काव्य धारा या उसके समकालीन धारा के कवि हैं। राम नरेश त्रिपाठी पूर्व छायावाद युग के कवि हैं। भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्ति गोदान उपन्यास में किस पात्र के द्वारा कही गई है? तो ये मालती का कथन है। ये डॉक्टर प्रशांत से कहती हैं, जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न ना रख सके, अपने को उसके मन की ना बना सके, वह भी कोई स्त्री है। ये गोविंदी का कथन है। तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं? मोटे नहीं होते, मोटे होते हैं घास पात खाने से। सोना का कथन है। यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा, मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। ये सिलिया का कथन है। क्वेश्चन नंबर 56, सखी नील
नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिसको चरता चरता। विभिन्न पंक्ति में हंस किस अलंकार से संबंधित है? तो ये रूपातिशयोक्ति है। जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या लोक सीमा से बाहर कहा जाए वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार के 7 भेद माने जाते हैं। इन्हीं भेदों में से एक है रूपातिशयोक्ति। रूपातिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय का उपमान में पूर्णतः विलय हो जाता है, अर्थात जहाँ उपमान से ही उपमेय का बोध होता है। यहाँ पर हंस सूर्य का आरोप हंस पक्षी में किया जा रहा है, अर्थात उपमेय का उपमान में पूर्णतः विलय हो जा रहा है। यहाँ हंस अर्थात सूर्य को हंस पक्षी का रूप प्रदान कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित काव्य रचना को उनके प्रकाशन काल के साथ सम्मिलित करना है। तो जूही की कली 1916 में निराला की कविता है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की 1912 में, प्रिय प्रवास 1914 में हरिओद की, प्रथम रसीम 1919 में सुमित्रा नंदन पद की और देहरादून 1915 में श्रीधर पाठक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों से कौन सी कृति रोमारोला से की है? तो महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष रोमारोला की कृति है। बापू 1940 में, चीनी प्रकई घनश्याम दास बिड़ला की कृति है। बापू की झांकियाँ 1948 में काका कालेलकर की। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष 1947 में रोमारोला की कृति है। अकाल पुरुष गांधी 1968 में जैनेन्द्र की रचना है। 59 क्वेश्चन नंबर, यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता किसका कथन है? बिहारी के संबंध में, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बिहारी के संबंध में निम्नलिखित विद्वानों का कथन है। रामचंद्र शुक्ल, इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। बिहारी उन कवियों में से हैं जिन्हें आजकल सजग कलाकार या फंक्शन आर्टिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान के 8वें अनुसूची में है? तो नेपाली, कांगड़ी, गोडवी, राजस्थानी नेपाली है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाएं सम्मिलित हैं। उनमें ये 22 भाषाएं हैं, ये ध्यान रखना। असमिया है, उर्दू है, हिंदी है, उड़िया है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, डोगरी है, तमिल है, तेलुगु है, नेपाली है, पंजाबी है, बंगाली है, बोडो है, मणिपुरी है, मराठी है, मलयालम है, मैथिली है, संथाली है, संस्कृत है, सिंधी है, गुजराती है। क्वेश्चन नंबर 61, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? तो कॉलरिज का जो संबंधी धारणा है वो है जैववादी सिद्धांत। कॉलरिज का पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज है। कॉलरिज प्रत्ययवादी थे। उनकी काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। इनके लिए काव्य के सभी उपादान जैव रूप में सहवर्ती हैं, यांत्रिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 62, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है डैश, मैंने केवल अपने वही रंग जीवन का ही विवरण दिया डैश। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसकी सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्म कथाकार का है? तो ये नगेंद्र का कथन है अर्धकथा से। और कथन देख लेते हैं। घर की बात में परिवार के इतिहास का विवेचन कम है, उसके इतिहास से संबंधित दस्तावेज अधिक। तो घर की बात रामविलास शर्मा की रचना है। मृत्यु की सूचना विवाह से दी जाती है, घर आने वाली डोली की सूचना घर से जाने वाली अर्थी से। नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की रचना से है। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? तो ये मानस का हंस जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, अमृतलाल द्वारा लिखी गई 1972 के उपन्यास है। राम और काम का द्वंद्व एवं तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, मानस का हंस। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण अमृत और विष 1966 में लिखा गया। ये अमृतलाल नागर के उपन्यास है और सूरदास के जीवन पर व्यक्तित्व पर आधारित है, खंजन नयन। और मेहतर जाति के अतरंग जीवन का चित्रण है, नाट्य बहुत गोपाल 1978 में। क्वेश्चन नंबर 64, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? तो 1937 में। आके देख लेते हैं।
निराला की रचना एवं उनका प्रकाशन रचनाकाल राम की शक्ति पूजन 1936 ईस्वी, सरोज स्मृति 1935, वन बेला 1937, सभी काव्य लिल्ली 1934 ईस्वी कहानी। क्वेश्चन नंबर 65, लाला श्रीनिवास दास निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? तो ए और बी, नाटक और उपन्यास में लिखा है इन्होंने। लाला श्रीनिवास उर्दू, संस्कृत, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। इन्होंने नाटक और उपन्यास विधाओं में लेखन कार्य किया। इनकी परीक्षा गुरु आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास माना जाता है। तप्ता, संवरण, संयोगिता, स्वयंवर, रणधीर एवं प्रेम मोहिनी श्रीनिवास दास जी के नाटक हैं। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई थी? तो बांस न लादने की। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर 2 है, दुल्हन की डोली। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी में गाड़ीवान हीरामन 30 कस्में सामान न लादने की कसम खाता है। चोर बाजारी का सामान, बांस और कंपनी की औरत, अर्थात दुल्हन की डोली न लादने की कसम गाड़ीवान ने नहीं खाई थी। क्वेश्चन नंबर 67, गैगरिन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? इसका आंसर 3 ठीक है। बी और डी, वो उद्दंत और चंचल लड़की थी। डी, चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। गैगरिन अज्ञे की कहानी है। कहानी में बचपन में मालती चोरी से क्लास से भागने वाली, उद्दंत और चंचल, पढ़ाई न करने वाली, आमों के पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़कर खाने वाली लड़की थी। विवाह के बाद मालती सीधी, सरल और शांत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 68, मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? क्वेश्चन है इसका 4th, मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। इसकी व्याख्या देखते हैं। मन्नू भंडारी ने अपने आत्मकथा एक कहानी यह भी में अपने उपन्यास आपका बंटी की समीक्षा की है। उनके अनुसार आपका बंटी की कथावस्तु खंडित बचपन, बच्चों के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोविज्ञान पक्ष इत्यादि पर आधारित है। इस समीक्षा में स्त्री पात्र के स्त्री तत्व पक्ष को उपेक्षित किया गया है। क्वेश्चन 69, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरित प्रकाशित हुआ है? इसका आंसर है 4th, जूही की कली। निराला की कविता जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित करने से मना कर दिया था। बाद में इसका प्रथम प्रकाशन 1916 में हुआ। कालांतर में नई कविता के प्रथम अंक में इस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूप से रूपांतरित करवाया गया। तो इससे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी को जब छपाने गए थे सरस्वती पत्रिका में निराला जी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, ये अश्लील कविता है, इसे हम नहीं छापेंगे सरस्वती पत्रिका में। क्वेश्चन नंबर 70, शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवादी को स्वीकार किया, ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? तो ये सेकंड सही है, इसका रामविलास शर्मा कथन है। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवादी को स्वीकार किया, ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उन्होंने बाह्य जगत और मानव जीवन की वास्तविकता के आधार पर सामंती साहित्य का विरोध किया। रामविलास शर्मा का कथन है। सेकंड है, स्वयं शुक्ल जी ने अपने सिद्धांत की कोई अलग से चर्चा नहीं की। उनके बारे में इन कैटेगरीज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, शुक्ल जी नहीं। नामवर सिंह कथन है। इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता है कि कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्य मूल्यांकन को प्रमुखता देना। नगेंद्र का कथन है। क्वेश्चन नंबर 71, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर है 4th, नाट्यशास्त्र, फिर काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। नाट्यशास्त्र 2वीं सदी भरतमुनि, काव्य अलंकार 6ठी सदी भामा, ध्वन्यालोक 9वीं सदी आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण 14वीं सदी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 72, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये महादेवी वर्मा का कथन है। स्त्री होना कोई अपराध नहीं, पर नारित्व पर आंसू भरी नियति स्वीकारना बहुत बड़ा अपराध है। प्रभा के तान का कथन है। जो लोग भाग्य को ही जीवन के लिए निर्णायक मान लेते हैं, उन्नति प्रगति के रास्ते बनाए या नहीं बनाए, शांति की खोज कर लेते हैं। मैत्रेय पुष्पा। मूंछ की लड़ाई में औरत की हत्या और प्रेमी की भी, जैसे कि उनका कोई वजूद ही नहीं, कोई मर्जी नहीं,
अनामिका का कथन है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना केशव दास की है? तो इसका आंसर है ए और सी। रसिक प्रिया और विज्ञान गीता केशव दास की रचनाएं हैं। और भी रचनाएं इनकी देख लेते हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह, देवचरित केशव दास की रचनाएं। श्रीपति की रचनाएं हैं अनुप्रास, विनोद, रस सागर, काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, अलंकार, गंगा सरोज, कलिका आदि। क्वेश्चन नंबर 75, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? तो इसका आंसर है आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। इसका थर्ड ऑप्शन ठीक है। व्याख्या देखते हैं। संस्कृति और सौंदर्य नामक निबंध में नामवर सिंह कहते हैं कि अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह के अनुसार अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करना है। क्वेश्चन नंबर 75, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। पहला केशव दास, बिहारी मतीराम, घनानंद। इनके जन्म स्थान और रचनाकारी दे रखे हैं और जन्म काल दे रखा है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 76, यशपाल के उपन्यास झूठ सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? क्वेश्चन नंबर कम्युनिस्ट पार्टी का। झूठा सच 1958 में 60 यशपाल का उपन्यास है। यह भारत विभाजन की त्रासदी का चित्रण है। इसके दो भाग हैं, वतन और देश तथा देश का भविष्य। इसमें दौलत राम आज़ाद कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। क्वेश्चन नंबर 77, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? इसका आंसर है फोर्थ महादेवी वर्मा। परमार्थिक दृष्टि से वह परंपरावादी है। पंत का कथन है। प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी छायावाद की चित्र विधान और लक्षिक शैली की सफलता की आशा बांध गए। प्रसाद कथन है, बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में थी। ये निराला का कथन है। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही। महादेवी वर्मा कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं ईजाद करता हूँ गाली। ये श्रीकांत वर्मा की काव्य पंक्ति है। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। धुमिल की रचना है। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल कविता पढ़ी। रघुवीर साय की पंक्ति है। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। एक और कोटेशन है, मेरी कविताओं को अगर वो उठा सके और एक घूंट पी सके अगर। शमशेर सिंह बहादुर की कविता है। क्वेश्चन नंबर 79, प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। द्रौपदी, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटक का सही अनुक्रम है। द्रौपदी 1972, 8वां सर्ग 1976, शकुंतला की अंगूठी 1990, रति का कंगन 2011। रति का कंगन 2011 में है। क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सामासिक संस्कृति का दायित्व क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही है, 343 में। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 348 में, जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। 349 में, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध। 351 में, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि भारत की मिली जुली संस्कृति सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। क्वेश्चन नंबर 81, गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका तीसरा सही नहीं है। सही वाले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है। इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, ये सही है। इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, ये भी सही है। इसमें विचार स्वतंत्रता का अभाव है, ये गलत है, अभाव नहीं होगा। क्वेश्चन इसका 4th है, इनके विचारों का स्रोत दैनिक साधन है, ठीक है। गांधीवादी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवाद में विचार स्वतंत्रता का अभाव नहीं बल्कि पोषण है, अतः यह विकल्प तृतीय सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82,
बाली को सपूत, कपिकुल पुरहुत, रघुवीर जू को दूत, भारी रूप विकराल को। तो उपयुक्त पंक्ति किस रचनाकार की है? तो इस सेनापति की रचनाएं हैं। और भी पंक्ति देख लेते हैं। कुंतल ललित नील भ्रुकुटी धनुष नैन, कुमुद कटाक्ष बाण सबल सदाई है, इसकी सदास की पंक्ति है। कथु विटप भूधर उपारी, परसेन बरखत कतहु बाजी, मर्दी गजराज करखता, ये तुलसीदास की पंक्ति है। पति पात सह की इजती, उमरावन की रया राव भाव सिंह की रहती है, मतीराम की होगी ये पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 83, कलि कौतुम के रचयिता कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है ये कलि कौतुम। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कश्मीर कुसुम, भाषा दर्पण, प्रेम योगिनी। प्रताप नारायण मिश्र की जुआरी खुआरी को संकट नाटक, कलि कौतुक, कलि प्रभाव। बालकृष्ण भट्ट की सच्ची समालोचना, चंद्रसेन नाटक, बाल मुकुंद शिव शंभू का चिट्ठा, रत्नावली नाटिका। क्वेश्चन नंबर 84, बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यास निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी से? तो ये राजा निर्वंशिया कहानी से ली गई है, कमलेश्वर की कहानी है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे। ये किसमें? अमृतसर कहानी में। अमृतसर आ गया। भीष्म साहनी की कहानी, हवेली आ गई साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा, सेरा कब लौट गया उसे कुछ पता ना था, सिक्का बदल गया कहानी, कृष्णाशोक्ति। साहब की मूर्छा हटी, लहना सिंह है हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब मिजाज कैसा है? उसने कहा था कहानी, चंद शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 85, भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषता है? तो भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता नाचा तानाशाही की समसामयिक संगति, सांप्रदायिक एकता एवं राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तो कटी है पहला सही। क्वेश्चन नंबर मतलब 2 ऑप्शन सही है, ए और सी। भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण और मध्य, एक मिनट, सी होगा, हाँ सी। मध्यकालीन धर्मांधता अनाचार एवं तानाशाही की सामयिक संगति। व्याख्या देखते, भीष्म साहनी ने उपन्यास, नाटक, कहानी इत्यादि विधाओं में रचना की। इनके नाटकों में भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण और मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति पाई जाती है, जो इनका लेखन की विशेषता है। 86 क्वेश्चन नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता को उल्लेख नहीं किया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि नहीं किया है। इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए प्राय है, ये नहीं है, बाकी सब सही ऑप्शन है, उन्हें पढ़ लेते हैं हम। पहला है, अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। दूसरा है, इसकी कथावस्तु, ये तो गलत है, इसे नहीं पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ते, यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। फोर्थ है, हिंदी को हा, था, किया, दिया ऐसी 2 एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रख कर रह जाना पड़ा है। व्याख्या देख लेते हैं। 2 सही नहीं है। शुक्ल जी अपने इतिहास में कहते हैं कि इसकी कथावस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए अपर्याप्त है, तब प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते हैं? अन्य सभी विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? 2 विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, ये सही नहीं है, बाकी सब सही हैं, पढ़ लेते हैं। सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है जो देश विभाजन के पूर्व की सामाजिक मानसिकता पर आधारित है। इसमें सांप्रदायिक दंगों की विभीषिका वर्णित है। सांप्रदायिक भावना के निर्माण में विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास अनिवार्य एवं सहायक कड़ी नहीं है। अन्य सभी विकल्प सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक है। 88, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पुष्पदत्त द्वारा रचित नहीं है? आदि पुराण, योगसार, जसर सरयू, उत्तर पुराण। तो आदि पुराण आचार्य जिनसेन की है, योगसार जो इंदु योगिंद्र की है, जसर सरयू और उत्तर पुराण पुष्पदत्त की है। तो सी और डी सही नहीं है, इसमें ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 18 है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदावली क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है कि लाक्षणिक वैलक्षणियाँ लाने की प्रवृत्ति में इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। निराला की रचनाएं साधारण पाठकों को तो दुर्बोध मालूम होती हैं ही, उनके प्रशंसकों को भी कभी कभी दुरूह लगती हैं। 1000% द्विवेदी कथन है। भाषा और संवेदना के जितने रंग और स्तर निराला में है उतने किसी अन्य कवि में नहीं। रामस्वरूप चतुर्वेदी कथन है। आध्यात्मिकता के प्रति निष्ठा होने के कारण कवि में कहीं कहीं रहस्यवादी भावना के भी दर्शन होते। नगेंद्र का कथन है। अब ये आगे हमारे पैसेज के क्वेश्चन हैं, नहीं असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, ये पढ़ लेते हैं। स्थापना तर्क वाले क्वेश्चन हैं, स्थापना पढ़ते हैं। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रयुक्त कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। तो सही है। वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है पर शव नोचते कुत्तों के भी बस व्यवहार की झलक नहीं दिखाती। ये गलत है, क्योंकि दिखाती है, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्र अनुमोदित नहीं है। ये गलत है। इसका ऑप्शन ए सही है। कविता केवल वस्तुओं के रंग रूप में सौंदर्य ही नहीं बल्कि प्रयुक्त कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य का भी मार्मिक दृश्य प्रस्तुत करती है। कविता को मनोरम दृश्यों का सौंदर्य चित्रण तो करती ही है, साथ ही विभत्स व्यापार की झलक भी दिखाई देती है। विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्र अनुमोदित है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में विभत्स रस का उल्लेख किया है। विभत्स व्यापार के रूप में भूषण की कविता एक उदाहरण इस प्रकार है। प्रेतिनी पिशाचर निशाचर निशाचारी हूँ, मिली मिली गावत आंगन में बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूधर भयंकर सो, जुथ जुथ जोगिनी जमती जेरी आई है। तो ये सही है, आर गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 91 स्थापना है। बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा के समास गुण कम से कम शब्दों के प्रयोग में अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। पहला है सही। दूसरा इसका तर्क है। बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। गलत। बिंबवाद को अंग्रेजी में इमेजिज्म कहते हैं। बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक मानस छवि चित्र है। इसमें कम शब्दों में तथा समासयुक्त शब्दों का प्रयोग करके अर्थ की अभिव्यक्ति को महत्व प्रदान किया गया है। बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषम का छाया कवि के रूप में ऐसा निरूपण किया जाना चाहिए कि वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। ए सही, आर गलत। 92 क्वेश्चन नंबर स्थापना है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। तर्क है इसका। केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। तो इसका ए और आर सही है। प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है। इनके गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं वह रास्ते में ही रह जाने वाले पथिक के समान है। यार दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 93 स्थापना। 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तर्क है उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। तो इसका हमारा फोर्थ ए सही है, आर गलत है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। हिंदी में भी इसका प्रभाव पड़ा। यह 19वीं शताब्दी का सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक नवजागरण था। भक्ति काल का लोक जागरण भक्ति के आधार का जागरण था। 19वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद था, जबकि भक्तिकालीन लोक जागरण में भक्ति मुख्य आधार थी। इसलिए यह आपस में भिन्न है। इनकी अंतर्वस्तु ऐतिहासिक आधार पर एक समान नहीं है। इसलिए सही, आर गलत है। स्थापना है। कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता।
तर्क है शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। इसमें दोनों गलत हैं। साहित्य व कला का अंतरंग उसका बोध पक्ष है। कला का आस्वाद या बोध युग निरपेक्ष होता है, अतः यह सिर्फ एक युग या समय सीमा तक नहीं रहता। शाश्वतता का गुण कालजयी सभी समयों में प्रासंगिक कलाकृतियों में सहज ही अंतर्भूत नहीं होता। कला काल निरपेक्ष ही नहीं, स्थान निरपेक्ष भी होती है। तो ए सही आर दोनों गलत है। 95 क्वेश्चन नंबर ए। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। आर तर्क है कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। इसका ए सही आर गलत है। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। कॉलरिज ने कल्पना की विशद व्याख्या की है तथा एक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। इनके अनुसार कल्पना वह शक्ति है जो बहिर्जगत और अंतर्जगत का सफल संयोजन करती है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन का साध्य है। तो ए सही आर गलत है। आगे हमारा व्याख्या वाला क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद आप पढ़ के देख लो और सॉल्व कर लेना। अगर बोलोगे तो मैं ये पढ़ के इनके आंसर भी सॉल्व करा दूँगी, कमेंट करके बताओगे तो एक बार आप चेक कर लो, ये देख के पॉज करके पढ़ लो इन्हें और सॉल्व कर लो। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।